नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं भदौरिया सर और मेजर राइस में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे इतिहास को लेकर, और इतिहास में हमारी बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर चर्चा हो गई थी। और उसके बाद हम बात करेंगे महाजनपद काल की, कि किस प्रकार से जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बाद भारत में महाजनपद काल में 16 महाजनपदों का निर्माण हुआ, गठन हुआ। ठीक है, तो आज हमारी चर्चा इन 16 महाजनपदों पर होगी, और महाजनपदों में कौन सा जनपद प्रमुख था उसके बारे में हम चर्चा आज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात ये करते हैं कि इन 16 महाजनपदों का विवरण हमें कहाँ से मिलता है। तो इन 16 महाजनपदों का विवरण हमें एक तो बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, इसके अलावा जैन धर्म ग्रंथों से हमें जो है इन 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, महावस्तु और जैन धर्म भगवती सूत्र में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के गठन की बात आती है। ऋग्वैदिक काल हमने पढ़ा था, और ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में हमने जाना था। ऋग्वैदिक काल में कबीले का पूरा फॉर्मेट था, और उत्तर वैदिक काल में कबीला जो है वो राष्ट्र के रूप में जो है बना, और यहाँ पर जो जनपद के रूप में बना, और यहाँ जनपदों को मिलाकर महाजनपद के रूप में गठन हो रहा है। तो जैन और बौद्ध धर्म के समकालीन जो है उस 16 महाजनपदों का निर्माण हो रहा है, और आज हम उन्हीं 16 महाजनपदों पर जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसका वर्णन हमें कहाँ से मिल रहा है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, महावस्तु और जैन धर्म के भगवती सूत्र से जो है हमें 16 महाजनपदों के निर्माण की बात जो है होती है। ठीक है, ये आप जो मैप देख रहे हैं ये 6वीं शताब्दी का मैप है, जिस समय 16 महाजनपद आप देख रहे होंगे। एक आपका ये अवंती है, उज्जैन और महेश्वर वाला, ये आपका अश्मक है, ये आपका मगध है, ये आपका अंग है, इधर आपका पाटलिपुत्र मगध की राजधानी था, है ना। पांचाल है, कौशल है, कंबोज, तक्षशिला, गंधार, मत्स्य जो है। इसके अलावा जो चेदी है। इस प्रकार से 16 महाजनपदों का आपको गठन देखने को मिल रहा होगा। ये कुरुवंश है, ये कंबोज है, गंधार है, मत्स्य, अवंती, अश्वक, चेदी, मगध, अंग, मल्ल और बज्जी राज्य संघ, है ना। ये इस प्रकार से 16 महाजनपदों का विवरण आपको इस मैप के द्वारा देखने को मिलेगा। कुछ ये वर्तमान के भारत के हिसाब से महाजनपद है, कुछ महाजनपद ऐसे थे तो अखंड भारत में थे, तो उनका विवरण आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो महाजनपद सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से वो 16 महाजनपद थे। तो अगर आप देखेंगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है कौन कौन से जो हैं, तो सबसे पहला है हमारा काशी। ठीक है, काशी की राजधानी कहाँ थी? बनारस, जहाँ वाराणसी। ठीक है, ये बनारस का प्राचीन नाम क्या है? काशी है। काशी से बनारस हुआ, बनारस से वाराणसी हुआ। वर्तमान में से क्या बोलते हैं? वाराणसी, है ना। तो काशी विश्वनाथ मंदिर आपको यहीं देखने को मिलेगा, जहां पर काशी कॉरिडोर है, और मणिकर्णिका घाट यहीं पर है। तो काशी महाजनपद, राजधानी क्या है? वाराणसी है। उसके बाद कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, श्रावस्ती कहें या इसी को अयोध्या कहा गया है। क्या कहा गया है? अयोध्या। अगर आप पढ़ेंगे तो श्रावस्ती को ही अयोध्या कहा गया है। ठीक है, कौशल राज की राजधानी, इसलिए आपने सुना होगा ना, हृदय राख कौशलपुर राजा भगवान राम के बारे में कहा गया है। अंगराज, अंगराज की राजधानी चंपा थी। अगर आपने महाभारत काल में देखा होगा तो कर्ण के बारे में कहा गया है अंगराज कर्ण, यानी कि वो अंगराज का क्या था? राजा था। वही मगध, 16 महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली कोई था, वो मगध था। क्या था? मगध। यानी कि 16 महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली कोई महाजनपद है तो वो है क्या है? मगध है। इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी, उसके बाद पाटलिपुत्र हुई, और उसके बाद जो है वैशाली। ये 3 में कन्वर्ट होती रही है। राजगृह को ही पाटलिपुत्र कहते हैं, और राजगृह को गिरवज कहा जाता है, और राजगृह के बाद पाटलिपुत्र हुई। बीच में कुछ राजवंश ऐसे आए जिन्होंने राजधानी जो है वैशाली चेंज की थी। ठीक है, तो पाटलिपुत्र, मगध, मगध की राजधानी क्या है? राजगृह, पाटलिपुत्र और वैशाली।
इसके बाद बज्जी राज संघ है। बज्जी राज संघ की जो राजधानी है वो क्या है, विदेह या मिथिला, यानी कि सीता जी का जो मायका है विदेह या मिथिला उसकी राजधानी थी, इसलिए सीता को वैदेही कहा गया है। क्या कहा गया है, वैदेही। ठीक है, तो बज्जी राज संघ की राजधानी कहां पर है, मिथिला में है। वही मल्ल राज की राजधानी जो है कुशावती या कुशीनारा, जो आप देखने को मिलेगा, भगवान बुद्ध का जो है परिनिर्वाण हुआ था। चेदी राजवंश की राजधानी शक्तिमती है। ये चेदी राजवंश वर्तमान का बुंदेलखंड, भिंड, मुरैना और जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है वहां पर है। इसकी राजधानी शक्तिमती है। वहीं वत्स राज की राजधानी कौशाम्बी है। कुरु जो राज महाजनपद था उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, यानी कि वर्तमान का दिल्ली है ना। दिल्ली को क्या कहा जाता है, इंद्रप्रस्थ कहा जाता है। इसके बाद पांचाल, पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी और इसी पांचाल के थे द्रौपदी या कहें पांचाल नरेश। ठीक है, तो कांपिल्य और इसी यहीं के जो पांचाल नरेश थे उनकी बेटी थी द्रौपदी। तो ये कुछ महाजनपद हैं। इसके बाद अगले हमारे जो महाजनपद हैं उसमें मत्स्य महाजनपद है। ये जयपुर वाला क्षेत्र है, इसकी राजधानी विराटनगर थी। ये भरतपुर से आगे वाला जो इलाका आपको देखने को मिलेगा जयपुर है ना, तो जयपुर वाला इलाका है वो आपका पड़ता है मत्स्य नरेश, जो मत्स्य महाजनपद, और यहाँ की राजधानी थी विराटनगर। जो पांडवों के छोटे भाई थे उनके जो मामा थे वो कहां से थे, मत्स्यजा विराटनगर से। इसके बाद जो है सूरसेन, इसकी राजधानी जो है मथुरा थी। इसके अलावा अस्मक, इसकी राजधानी पोतन है। अवंती, अवंती की दो राजधानियां हैं, उज्जैन और महेशमती। इसके बाद गंधार, गंधार की राजधानी तक्षशिला है, यहीं से थे शकुनी है ना। आप देखेंगे तो शकुनी और गांधारी, गंधार के नाम पर ही नाम क्या पड़ा, गांधारी, महाभारत काल में। इसके बाद कंबोज, और कंबोज की राजधानी क्या है, कंबोज या फाटक। इस प्रकार से ये 16 महाजनपद आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से 2 महाजनपद जो हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। एक है आपका उज्जैनी अवंती महाजनपद और दूसरा है आपका चेदी। अगर आप मध्य प्रदेश का कोई एग्जाम देते हैं तो वहां पर पूछ लिया जाता है कि 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद मध्य प्रदेश में है, तो अवंती और चेदी महाजनपद कहां पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं किन किन ग्रंथों में है। तो बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय, इसके अलावा महावस्तु, और जैन धर्म के भगवती सूत्र में जो है 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। उसमें से कौन कौन से हैं, सबसे पहले काशी राजधानी वाराणसी, कौशल राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या, अंक की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी राजगृह, बज्जी की राजधानी मिथिला, मल्ल की राजधानी कुशावती, चेती की राजधानी शक्तिमती, वत्स की राजधानी कौशाम्बी और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की है कांपिल्य, इसके बाद मत्स्य की है विराटनगर, सूरसेन की है मथुरा, अस्मक महाजनपद की है पोतन, अवंती महाजनपद की है उज्जैनी या महेशमती, गांधार की है तक्षशिला और वही कंबोज की है आपकी फाटक। ठीक है, ये 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली कोई जनपद था वो है हमारा मगध। तो अब हम पढ़ेंगे मगध महाजनपद को। ठीक है, तो सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, मगध महाजनपद को। ठीक है, हाँ, मगध महाजनपद को। तो मगध महाजनपद की बात करते हैं तो इस काल में मगध, कौशल, वत्स, अवंती, जैसा मैंने अभी समझाया था कि मगध, कौशल, वत्स, अवंती राज्यों में संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में सफलता अंतिम रूप से मगध को मिली, इसीलिए मगध भारतीय राजनीति का प्रमुख केंद्र बिंदु हो गया। ज्यादातर जो बड़े बड़े राजवंश आपको देखने को मिलेंगे वो कहां मिलेंगे, आपको मगध में मिलेंगे, क्योंकि मगध भारत की राजनीति का केंद्र बिंदु था। ठीक है, इसके बाद क्या है, मगध का सबसे प्राचीन वंश जो है वो कौन सा है, बृहद्रथ वंश है। इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। किसने की है, बृहद्रथ ने। ठीक है, और इसकी राजधानी थी गिरिब्रज या राजगृह। क्या है, गिरिब्रज या राजगृह। और इसने महाभारत का शक्तिशाली राजा आपको मिलेगा कौन, जरासंध। ठीक है,
आपने सुना होगा कंस के बारे में, ठीक है। कंस का ससुर था जरासंध। कौन था? जरासंध। और इस जरासंध ने लगभग 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, जिसके कारण से भगवान कृष्ण को मथुरा छोड़ना पड़ा, है ना। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया। इसके बाद भगवान ने मथुरा छोड़ा और जो है द्वारिका का निर्माण कर लिया। ठीक है। ठीक है, तो किसका निर्माण कर लिया? द्वारका का निर्माण कर लिया। ये वही जरासंध है। ठीक है, तो मगध साम्राज्य की 16 महाजनपद, मगध सबसे बड़ा साम्राज्य है, क्योंकि मगध जब संघर्ष किया तो संघर्ष में अंतिम विजय किसको मिली? मगध को मिली। इसीलिए मगध जो है राजनीति का केंद्र बिंदु हो गया। और इस मगध में सबसे पहले स्थापना की बृहद्रथ वंश ने, और बृहद्रथ वंश में सबसे पहला नाम आता है बृहद्रथ का। और इसी वंश का सबसे महान शासक या शक्तिशाली शासक कौन था? जरासंध, जो माना जाता है महाभारत काल के जो है कंस का ससुर था। और इसके और भगवान कृष्ण के बीच में कई बार युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध की कोई निर्णय नहीं निकले। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को मथुरा छोड़कर द्वारिका जाना पड़ा, इसीलिए नाम पड़ा रणछोड़। कई बार कृष्ण जो है बिना जरासंध से लड़े हुए युद्ध से पीछे हट गए, इस कारण से उन्हें क्या कहा गया? रणछोड़ कहा गया। ठीक है, तो सबसे पहले मगध में साम्राज्य में स्थापना कौन कर रहा है? बृहद्रथ। ठीक है, इसके बाद और भी वंश आए, उसमें एक है हर्यक वंश, दूसरा है शिशुनाग वंश, और तीसरा है हमारा नंद वंश। ठीक है, तो बृहद्रथ वंश के बाद अगला वंश कौन सा है? हर्यक वंश। अगर आप हर्यक वंश की बात करेंगे तो हर्यक वंश की स्थापना कौन कर रहा है? बिंबिसार कर रहा है। कौन कर रहा है? बिंबिसार कर रहा है। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। ठीक है, बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। जैसा मैंने आपको बताया था कि मगध वंश की राजधानी जो है, मगध महाजनपद की राजधानी पहले क्या थी? गिरिव्रज थी, या राजगृह, उसी को राजगृह कहा गया, उसी को गिरिव्रज कहा गया। तो बृहद्रथ वंश के बाद अगला राजवंश कौन सा आ रहा है? हर्यक वंश आ रहा है। और हर्यक वंश में सबसे प्रथम शासक है हमारा बिंबिसार। ठीक है, जिसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? राजगृह या गिरिव्रज। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। कभी क्वेश्चन बन जाए कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, तो हर्यक वंश का संस्थापक है हमारा बिंबिसार। इसने राजधानी गिरिव्रज बनाई और लगभग 52 वर्षों तक इसने क्या किया है? शासन किया है। कितने वर्षों तक किया है? 52 वर्षों तक इसने शासन जो है किया है। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध के द्वारा जो अपने साम्राज्य को बढ़ाया था। बिंबिसार का एक ही मोटिव था कि मैं वैवाहिक संबंध स्थापित करूंगा, और वैवाहिक संबंधों के माध्यम से जो है मैं अपने साम्राज्य का विस्तार करूंगा। इसलिए उसने बहुत जगह शादियां की। इतिहास में तो ये भी लिखा है कि उसकी 500 रानियां थी, यानी कि 500 छोटे मोटे राजा जो आसपास के होंगे उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जिसमें 3 राजाओं का नाम प्रमुखतः आपको देखने को मिलेगा। पहला नाम है कि बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन महाकौशला, क्या नाम है? महाकौशला। ठीक है, तो कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन महाकौशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से। ठीक है, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना, और मध्य प्रदेश यानी कि वर्तमान का पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से विवाह जो है किया। यानी कि 3 राजाओं का वर्णन तो आपको देखने को मिलेगा। बाकी के इतिहास में ऐसा लिखा गया है इसकी 500 रानियां थी, यानी कि वैवाहिक संबंध के आधार पर बिंबिसार अपने साम्राज्य को विस्तार दे रहा है और लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। इसका बेटा था अजातशत्रु, और कहते हैं कि बाद में अजातशत्रु ने अपने पिता को, ठीक है,
अजातशत्रु ने अपने पिता को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। बाद में कहा गया कि जब उसको एहसास हुआ, जब वो अपने पिता की बेड़ियां खोलने जा रहा था, तो बिंबिसार को ऐसा लगा कि वो मुझे मारने आ रहा है, और इसी डर के माध्यम से उनका क्या है, जो है उनका देहांत हो गया। इसीलिए बौद्ध धर्म ग्रंथों में इसे पितृहंता कहा गया है, क्योंकि इसके जो पिता बिंबिसार हैं वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। इसीलिए बौद्ध धर्म ग्रंथ इसे जो है बिंबिसार का हत्यारा मानते हैं, है ना। तो इसीलिए कहा गया कि ये पितृहंता है, इसने पितृ की जो हत्या की है। हालांकि बाद में अजातशत्रु की हत्या भी उसका बेटा उदयन कर देता है, इसलिए इस वंश का नाम ही पितृहंता वंश पड़ गया। लेकिन प्रारंभिक तौर पर क्यों कहा गया, क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी, बिंबिसार की, इसलिए बौद्ध धर्म ग्रंथों में उसे पितृहंता कहा गया था। लेकिन बाद में क्रमिक रूप से जब अजातशत्रु गद्दी पर बैठा, उसके बेटे उदयन ने भी उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है। तो राजकुमारी क्षमा से विवाह हुआ, विवाह के स्वरूप कई सारे क्षेत्र प्राप्त हुए, और इसी में कौशल नरेश प्रसेनजीत ने क्या किया है, दहेज स्वरूप में काशी मिला, और आर्थिक रूप से एक अत्यंत समृद्ध राज्य का जो है स्थापना कौन कर रहा है, बिंबिसार कर रहा है। ठीक है। तो बृहद्रथ वंश के बाद बिंबिसार जो है आप हर्यक वंश बैठा। हर्यक वंश में बिंबिसार राजधानी राजगृह बनाई, 52 वर्षों तक शासन किया, और वैवाहिक संबंधियों के माध्यम से जो है उसने अपने साम्राज्य का विस्तार दिया। जैसा कि यहाँ लिखा है कि कई सारे इतिहासकार लिखते हैं कि उसने 500 वैवाहिक संबंध बनाए, जिसमें 3 वैवाहिक संबंध प्रमुख हैं, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना, और मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा। इनसे व्यवहार स्वरूप में जो है दहेज स्वरूप में उसको काशी जैसे बड़े प्रांत प्राप्त हुए। ठीक है। बिंबिसार महात्मा बुद्ध से मिलने के पश्चात बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था, यानी कि बिंबिसार महात्मा बुद्ध से मिला था और महात्मा बुद्ध से मिलने के बाद पश्चात उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया और वो बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था। ठीक है। उसके बाद क्या है, बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपना जो है राजवैद्य जीवक भेजा था। जीवक जो है बिंबिसार का राजवैद्य था। कहते हैं कि एक बार महात्मा बुद्ध बीमार पड़े और उन्हीं के जो है चिकित्सा के लिए जीवक को महात्मा बुद्ध के शरण में भेजा गया था। बाद में उज्जैनी के जो राजा है, अवंती के जो राजा है चंद्रप्रद्योत, उनकी सेवा के लिए भी जो है राजवैद्य जीवक को भेजा गया था। तो कई बार क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि किस राजा ने महात्मा बुद्ध के लिए जो है राजवैद्य भेजा था, तो बिंबिसार ने। एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत के लिए राजवैद्य किसने भेजा, तो हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने। ठीक है। क्योंकि बिंबिसार महात्मा बुद्ध का समकालीन है और महात्मा बुद्ध से ही जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहा है, इसीलिए उसने अपने राजवैद्य को जो है उनके जीवन संघर्ष की, जब वो जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहे थे, उस समय उसने राजवैद्य जीवक को भेजा था। ठीक है। इसके बाद क्या है, बिंबिसार ने जीवक को अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत की सेवा में भी भेजा था। इसके बाद अगला है, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। जैसे मैंने कहा था कि अजातशत्रु ने विद्रोह किया था और विद्रोह के पश्चात जो है उसने अपने पिता बिंबिसार को जेल में बंद कर दिया। अब बौद्ध ग्रंथ का मानना यह है कि जेल में बंद थे वो एक जो है कुल्हाड़ी लेकर गया था और उसके आधार पर अपने उसके पश्चाताप हुआ, तब वो जो है हथियार स्वरूप जो है उनकी बेड़ियां खोलने के लिए जा रहा था, लेकिन पिता को ये लगा कि ये मुझे मारने आ रहा है, और इस कारण से उनका जो है हृदयघात हुआ और उनकी मृत्यु हो गई, है ना। तो अजातशत्रु के जो काल के ग्रंथ हैं वो कहते हैं कि उसने अपने पिता की हत्या की नहीं की, लेकिन बौद्ध धर्म ग्रंथों का मानना यह है कि उसने अपने पिता की हत्या की, इसलिए बौद्ध धर्म ग्रंथ उसको पितृहंता मानते हैं। ठीक है। तो बिंबिसार के बाद कौन गद्दी पर बैठेगा, अजातशत्रु। 493 ईसा पूर्व में अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठ रहा है, और मगध की गद्दी पर बैठने के बाद उसे कुणिक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है, कुणिक। कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ठीक है,
तो 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर कौन बैठ रहा है? अजातशत्रु। और अजातशत्रु को कुड़िक भी कहा गया है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कुड़िक किसे कहा गया है, तो अजातशत्रु को। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए अगला है, अजातशत्रु ने कुशल जो उनके मंत्री थे उनका नाम वर्षकार बस्कार था, जिसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर क्या है विजय प्राप्त की। यानी कि अजातशत्रु का मतलब होता है शत्रुओं का, जिसका कोई शत्रु ना हो, इसका कोई शत्रु ना हो। उसने अपने मंत्री की सहायता से सबसे पहले वैशाली को जीता। किसको जीता? वैशाली को। और उसके मंत्री का जो नाम है या तो वर्षकार आता है या जो है इस प्रकार से आप नाम देखने को मिलेगा, कुशल मंत्री है वर्षकार, जिसकी सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त कर रहा है। इसके अलावा अजातशत्रु ने कुछ प्रमुख हथियारों का भी प्रयोग किया है। ठीक है, एक है रथमूसल, एक है महाशिला कंटक। ये दो उस काल के प्रमुख हथियार हैं जिसका प्रयोग अजातशत्रु कर रहा है अपने युद्धों में। क्या है? एक तो रथमूसल और एक जो है महाशिला कंटक। ये दो नए अस्त्र हैं जिसका प्रयोग अजातशत्रु ने जो है अपने युद्धों में किया है। ठीक है, जिसका प्रयोग उसने वैशाली के विरुद्ध अपने युद्ध में किया था। इसके बाद अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया और 32 वर्षों के शासनकाल के पश्चात उसके पुत्र उदयन ने उसकी हत्या कर दी 461 ईसा पूर्व में, और वह भी मगध की गद्दी पर बैठ गया। यानी कि अजातशत्रु के तरीके से ही उसकी हत्या उसके पुत्र ने की। इसीलिए कहते हैं आप जैसा बीज बोओगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। ये सांसारिक कर्म का निर्णय है, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको मिलना है, ये निश्चित है। अजातशत्रु ने जो कर्म किया था, जो बीज बोया था अपने पिता की हत्या करके, उदयन ने उसी का फल जो है अपने पिता की हत्या करके दे दिया। इसीलिए इतिहास में से पितृहंता वंश कहा गया। इसलिए सामाजिक कहावतें हैं, जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही परिणाम पाएंगे। इसलिए जीवन में कभी भी कर्म ऐसे ना करिए कि उसका परिणाम आपको बाद में मिले, क्योंकि हमारे कर्म सिद्धांत ये कहते हैं कि आप जैसा कर्म करेंगे उसका परिणाम भी आपको वैसा ही मिलने वाला है। आप अच्छे कर्म करेंगे आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, आप बुरे कर्म करेंगे आपको बुरा परिणाम बाद में देखने को मिलता है। ठीक है, तो वही हुआ अजातशत्रु के साथ। उन्होंने अपने पिता की हत्या की तो उसके पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। ठीक है, तो ये है आपका अजातशत्रु। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद जो है उदयन गद्दी पर बैठा, और उदयन के काल, पहले तो बात यह है कि अजातशत्रु के काल में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है कुशीनारा में। ठीक है, ठीक है, और अजातशत्रु के काल में ही पहली बौद्ध संगति हो रही है। क्या हो रही है? पहली बौद्ध संगति। महात्मा बुद्ध की मृत्यु भी कब हुई? अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान, और पहली बौद्ध संगति भी कहां हो रही है? अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु और प्रथम बौद्ध संगति। ठीक है, उसकी हत्या के बाद उदयन गद्दी पर बैठा, और उदयन ने जो है राजधानी क्या चेंज कर दी। ठीक है, राजधानी क्या है? चेंज कर दी। जो राजधानी राजगृह थी, राजगृह से राजधानी क्या बना दी? पाटलिपुत्र। क्या बनाई है? पाटलिपुत्र। क्या बनाई है? पाटलिपुत्र। ठीक है, अब पाटलिपुत्र के बारे में एक क्वेश्चन और बनता है। राजगृह से पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से पटना। राजगृह से पाटलिपुत्र बना रहा है उदयन, और पाटलिपुत्र से पटना बसाया किसने? शेरशाह सूर्य ने, गंगा और सोन नदी के जो है दोहाब पर। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है पाटलिपुत्र या पटना के बारे में। राजगृह को पाटलिपुत्र बना रहा है उदयन, और पाटलिपुत्र को पटना बना रहा है कौन? शेरशाह सूरी। तो अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उदयन गद्दी पर बैठा, उसने अपनी राजधानी चेंज की,
और उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। बाद में इसकी हत्या शिशुनाग जो है शिशुनाग ने कर दी और बाद में इसने नागवंश की स्थापना की। शिशुनाग है वो जो है इसी का क्या था, वो सेनापति था और उसने उसने बाद में हत्या कर दी। ठीक है, तो उदयन जैन धर्म का अनुयायी था और उदयन का पुत्र नागवशक जो है वो अंतिम शासक था और नागवशक की हत्या जो है शिशुनाग ने की और इस प्रकार से क्या है हर्यक वंश का जो है क्या हुआ, विनाश हो गया। यानी हर्यक वंश में आपको 4 राजा देखने को मिलेंगे प्रमुखतः, एक बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन, चौथा आपका नागवशक, जिसकी हत्या उसके ही मंत्री शिशुनाग ने करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा शिशुनाग वंश। तो नागवशक को उसके मंत्री शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में अपदस्थ करके उसकी हत्या कर दी और जो है शिशुनाग वंश की स्थापना की। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हर्यक वंश के बाद कौन आ रहा है, तो हर्यक वंश के बाद आपका आ रहा है शिशुनाग वंश, क्योंकि नागवशक अंतिम शासक था जिसकी हत्या उसके मंत्री शिशुनाग ने 412 ईस्वी में कर दी और उसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहां बना ली है, पटना बना ली है। ठीक है, पाटलिपुत्र से पटना। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, तो राजधानी इन्होंने पाटलिपुत्र से वैशाली बनाई। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था और कालाशोक के जो है शासन काल में ही दूसरी वंश संगति हुई और कालाशोक ने अपनी राजधानी पुनः कहां बना ली, पाटलिपुत्र। इस वंश से 3 से 4 क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं। एक तो शिशुनाग वंश की स्थापना कौन कर रहा है, नागवशक की हत्या किसने की, इसके अलावा राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली किसने बसाई और वैशाली से वापस से पाटलिपुत्र कौन कर रहा है, तो कालाशोक। और कालाशोक के काल में ही जो है द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। ठीक है, कहां पर, तो वैशाली में। ठीक है, कहां पर हुआ था, वैशाली में। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था जिसकी हत्या मगध में नंद वंश के शासकों ने कर दी थी और बाद में नंद वंश की स्थापना की थी। और नंद वंश में स्थापना में आपका नाम महापद्मनंद आएगा और उसी का जो 8वां पुत्र था वो था घनानंद, जो उत्तर भारत में मगध साम्राज्य का जो है, उत्तर भारत कह लीजिए या मगध साम्राज्य कह लीजिए, मगध साम्राज्य का शासक था, उत्तर भारत का वो सम्राट था। क्योंकि उस समय मगध जो है सबसे बड़ा महाजनपद था और बहुत शक्तिशाली था, इसीलिए उसे उत्तर भारत का सम्राट भी कहा गया। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, उसने आम्बी को हराया तक्षशिला में, तो कौटिल्य वहां से भागते हुए कहां पहुंचे, मगध में, और कौटिल्य ने जो है मदद मांगनी चाहिए मगर घनानंद ने जो है कौटिल्य का अपमान कर दिया। इसीलिए बाद में कौटिल्य ने कसम खाई कि मैं नंद वंश का सर्वनाश कर दूंगा। ठीक है, तो शिशुनाग वंश के बाद कौन आ रहा है, नंद वंश। इसके बाद हम देखते हैं नंद वंश के बारे में, आप इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, नागवशक की हत्या शिशुनाग ने, उसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना हो रही है, राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली जा रही है। तो उसके बाद कालाशोक आता है, कालाशोक ने राजधानी वापस से चेंज कर ली। उसके बाद शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन है और इसकी हत्या जो है नंद वंश के शासकों ने कर दी और कालाशोक के काल में ही बौद्ध संगति जो है दूसरी वाली हो रही है। ठीक है, इसके बाद है हमारा नंदवंश। क्या है, नंदवंश। नंदवंश का संस्थापक कौन है, महापद्मनंद है। ये उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक था और कहते हैं इसने बहुत सारे राजाओं को हराया था और ग्रंथों में उसको उग्रसेन कहा गया है। इसने छत्री विहीन कर दी थी धरती को, जिस प्रकार से परशुराम ने छत्री विहीन किया था उसी प्रकार से महापद्मनंद ने भी जो है धरती को छत्री विहीन कर दिया था। शास्त्रों में इसे क्या कहा गया है, उग्रसेन कहा गया है। क्या कहा गया है, उग्रसेन कहा गया है। ठीक है, तो नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद और उसे उग्रसेन कहा गया है। इसी का बेटा जो था वो घनानंद था। उग्र जो है महापद्मनंद का 8वां बेटा था, 8वें क्रम सबसे छोटा बेटा था, लेकिन सबसे अधिक ताकतवर था
इसीलिए उसने बाकी के भाइयों को अपदस्थ करके जो है मगध की गद्दी को हथिया लिया। इसने पूरे उत्तर भारत को जीत लिया था, इसलिए उत्तर भारत का सबसे विशाल साम्राज्य मगध हो गया और उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक कौन हो गया? तो घनानंद हो गया। ठीक है, उसी समय अकबर जो है कौन? सिकंदर दुनिया को जीतने के क्रम में जीतता हुआ भारत की ओर बढ़ा। भारत में सबसे पहले उसने तक्षशिला के शासक आम्बी को हराया। आम्बी को हराने के बाद वो झेलम के किनारे आ रहा है। यहाँ पर राजा पोरस से उसका झेलम या बेतस्ता या हाइड्रोस्पी का युद्ध हुआ। इसमें पोरस की हार हुई और उस हार के कारण जो है सिकंदर और आगे बढ़ रहा था, लेकिन व्यास नदी के आसपास उसकी सेना ने मना कर दिया कि अब हम भारत में और ज्यादा जो है अंदर नहीं जाएंगे, यहीं से लौट कर चले जाएंगे। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, इसको हम अगले लेक्चर में सुनेंगे। सिकंदर किस प्रकार से भारत आया, किस प्रकार से भारत से लौट गया। इतिहासकार कहते हैं तूफान की तरह आया और आंधी की तरह वापस चला गया। उसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। सिकंदर जब मरा तो उसके दोनों हाथों को उसके ताबूत से बाहर छोड़ दिया गया। इससे एक जो है अर्थ निकलता है कि जो सिकंदर दुनिया को जीतने चला था वह सिकंदर मरने के बाद खाली हाथ लौटकर जा रहा है ना। तो आज हमारी बात हुई 16 महाजनपदों के बारे में और उसमें सबसे विशाल महाजनपद मगध के बारे में और मगध के राजवंशों के बारे में। आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमें लाइक कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।